मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यार से दोस्तों, आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो सीधे तौर पे एक भैया हैं उनका इंटरव्यू में आज लेने जा रहा हूँ और आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं और करते हैं भैया से बात, और भैया से बातचीत तो करेंगे ही, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि भैया कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी उन प्रश्नों की संख्या 10 हो, ठीक है ना। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और जरा जानते हैं। और भैया जरा आपका बताएं, नाम क्या है? सबसे पहले मैं सर को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद सर। सर को करता हूँ जी सर। मेरा नाम राहुल कुमार। तो सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम राहुल कुमार है और मेरी स्टार्टिंग शिक्षा की जो स्टार्टिंग थी वो गुरुजी के मार्गदर्शन से हुई है। गुरुजी से मैंने जो सीखा है उसी पर चल रहा हूँ। और सबसे बड़ी सफलता की बात यह है कि जो मैं गुरुजी से सीखा हूँ और एक मैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो सरकारी विभाग का एक अंग हूँ और मैं अभी सरकारी विभाग में रहकर भारत देश की सेवा कर रहा हूँ, अपने सब देश की सेवा कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा सा फील होता है अपने अंदर जब मैं पब्लिक की सेवा करता हूँ। क्योंकि जब मैं सर के साथ जब मैं जुड़ा था तब तब सर एक मोटिवेशनल हर समय करते रहते हैं। तो मुझे बस एक जुनून था कि मुझे कुछ बनना है। तो सर के मार्गदर्शन में ही पढ़ते रहे, थोड़ा सा तैयारी करते रहे और आज मैं उत्तर प्रदेश का एक भाग हूँ, अंग हूँ। तो सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा और मैं ये चाहता हूँ जान के कुछ और ऊपर कोई पोस्ट मिले मुझे अच्छी, तो मैं जाना चाह रहा हूँ। मुझे एक पुलिस विभाग में आके मुझे एक सीढ़ी मिल गई है चढ़ने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और ऊपर चढ़ना चाह रहा हूँ, जैसे कि मेरा भी नाम हो और सर का जब मेरा होगा तो सर का तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। इतना सा मैं चाह रहा हूँ। भाई देखो, बहुत अच्छा लगा भी राहुल, बहुत अच्छा आपसे बात करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात आपने जैसे कि भाव व्यक्त करे हैं कि आप जो है पुलिस प्रशासन के अंग बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में। प्यारे दोस्तों, जो भी इस भैया लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये राहुल कुमार जी हैं, बहुत ही अच्छे भैया। और जो एजुकेशन का प्रारंभिक दौर था उसमें ये भैया जो है हमसे जुड़े रहे और काफी अच्छा इन्होंने मेहनत करी। सबसे बड़ी बात है टीचर का मार्गदर्शन माने रखता है, मानता हूं मैं, लेकिन भैया का खुद भी मेहनत। देखो बच्चों, ध्यान रखना, जो शिक्षा होती है, एजुकेशन जो होता है ना, वो त्रिकोणीय होता है। माने अध्यापक को भी भूमिका है और जो गार्जियन है, हमारे माँ बाप हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उससे कहीं ज्यादा भूमिका होती है बच्चे की। क्योंकि बच्चे के अंदर यदि लगन खुद की नहीं होगी तो हम लाख कोशिश करें फिर भी बच्चा कामयाबी को प्राप्त नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस भैया से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अभी भैया ने बात करी है कि सर कुछ प्रमोशन हो, कुछ अच्छे पद पे पहुंचे, ऊंचे पद पे पहुंचे, तो सबसे पहले भैया को टेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसको मार्गदर्शन देंगे, चर्चा करेंगे यहीं पर, जैसे और बच्चे भी लाभान्वित हों। तो चलो भाई, मिस्टर राहुल कुमार, करते हैं सेशन को स्टार्ट। और जरा बताइए कि 26 जनवरी 2021 को किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? सर इस बार 26 जनवरी 2021 को जैसे कि सबको जानकारी है 72वां गणतंत्र दिवस है। ये 72वां गणतंत्र दिवस अगर हम 26 जनवरी 1950वां ऐड कर लें तो 72वां होता है, वरना अगर उसको ना ऐड करें तो 71वां होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई राहुल जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन में कि हाल ही में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो बहुत से बच्चे अगर उसको 50वां जो हमने मनाते हैं 26 जनवरी 1950 का जो मनाया है उसको ऐड नहीं करते हैं, तो 71वें पर टिक कर देते हैं। तो ये अगर उसको ऐड करके चले तो 72वां 26 जनवरी का जो पर्व मनाया गया है ये 72वां मनाया गया था। बहुत बढ़िया भाई राहुल, अच्छा आपने प्रश्न का उत्तर दिया है। तो आप कह सकते हैं कि 10 में से 1 नंबर आपको मिलता है। अब 9 नंबर बाकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और उम्मीद है कि आप जब आपने बात बड़ी सीधी सी है कि जब आपने मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो क्या कद नापना आसमान का। सबसे बड़ी बात है, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मन से बताना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है दोस्तों। देखो बेटा, एक बात बच्चों मैं आपको बता दूं, राहुल भैया को बता दूं, जितने भैया सियासत से देख रहे हैं, पीछे मुड़ के कभी जिंदगी मत देखना, ठीक है ना। बस अपने आप को तैयार करना है, मानसिक रूप से तैयार करना है, विपत्तियों के लिए तैयार करना है। क्योंकि ध्यान रखना, कामयाबी कभी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। पूछ रहा हूं अगला सवाल और आपको देना है आंसर कि जरा बताना है कि भारतीय संविधान में उपाधियों के अंत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? उपाधियों का वर्णन सर आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 इसमें उपाधियों का अंत के लिए बताया गया है। और
आई थिंक भाग 2 में इसको बताया गया जी था। जी जी बेटा मैं राहुल आपको बता दूं कि कुछ मिस्टेक हो रही है, आप पे कुछ मिस्टेक हो रही है। उपाधियों के अंत की जब हम बात करते हैं तो संविधान का जो अनुच्छेद है वह 17 नहीं है प्यारे से भैया, अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की वर्णन की बात करी गई है। और मैं आपको बता दूं भाग 3 है, और जब भाग 3 को हम लोग कहते हैं तो मूलाधिकार कहते हैं। ये वही फंडामेंटल राइट है जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और इसी प्यारे से भैया इसी भाग को हम लोग कहते हैं आपका क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र के रूप में दोस्तों जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। बात 17 की करें, भैया ने जो 17 आंसर दिया है वो गलत है, क्योंकि 17 में तो अस्पृश्यता की बात करी गई है, अनटचेबिलिटी की बात करी है, माने छुआछूत की समाप्ति की बात करी है। राहुल बिल्कुल निराश मत होना, बिल्कुल उदास मत होना, अभी 8 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है ना। और जो है गलत हो रहे हो जाने दें, कोई इशू की बात नहीं। मेरा उद्देश्य हम सिंपल सा एक बात रहती है, जितने भैया उत्कर्ष विजन से जुड़े हैं, मैं कहता हूं गलतियां करो, तुम बार बार करो, पर वही बात है एक भी गलती एग्जाम सेंटर तक नहीं जानी चाहिए। बस यही मेरा मिशन है, यही मेरा विश्वास है, ठीक है ना। तो बढ़ता हूं अगले सवाल पे, और तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मजेदार तरीके से बताएंगे और आपको बताना है, ठीक है ना। आपको बताना, निराश नहीं करेंगे, और आपको बताना है कि भारतीय संविधान में भाग 2 में किसका वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है सर। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भैया ने अच्छा उत्तर दिया है। प्यारे से दोस्तों भाग 2 जो है उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ठीक है ना। इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता की बात करी गई है। संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के मध्य में प्यारे से दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान में माने संसद के द्वारा 1955 में नागरिकता संबंधी प्रावधान बनाए गए थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों मैं पूछ रहा हूं, मिस्टर राहुल तैयार होना है आपको, और बहुत ही बढ़िया सवाल है। माने चौथे सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, और चौथा सवाल आपसे कहता है, ठीक है ना, आपको बताना है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। 18 जनवरी सर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। आई थिंक सर 18 जनवरी। नहीं नहीं राहुल भैया नहीं, और कोई बात नहीं, आपने प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं भैया जी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें वह 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना। बात प्रवासी भारतीय दिवस की भैया करें तो 9 जनवरी की तारीख लेने का जो मुख्य वजह है, जो विषय है, वो है 9 जनवरी 1915 को। बेटा राहुल ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को ढेर सारे जो भैया, हमारी प्यारी सी बेटियां, हमारी प्यारी सी जो बहनें देख रही हैं, आप भी ध्यान रखिए कि 9 जनवरी 1915 को प्यारे से दोस्तों जो है महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इस वजह से प्यारे से दोस्तों ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। बात महात्मा गांधी जी की आ गई है तो आपको पता है कि अभी जस्ट 2 दिन के बाद में 30 जनवरी को जो है उनका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है। बात आ गई है महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं प्यारे से दोस्तों वो कौन है, आपको पता होना चाहिए। राजनीतिक गुरु की भैया जी बात अगर करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, वो थे एमजी रानाडे, अर्थात महादेव गोविंद रानाडे के रूप में जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बेटा राहुल बढ़ता हूं अगले सवाल पे, नंबर 5 निराश नहीं करेंगे, और आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया। जानकारी मिली सर। कोई बात नहीं, देयर इज नो टेंशन, देयर इज नो टेंशन। आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट 24 जनवरी को माने 24 जनवरी को हाल ही में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं 24, 25 तारीख को, और अभी जो है 26 माने उसमें पूरी काउंटिंग करी गई है, माने 24, 25, 26 माने 3 दिन उत्तर प्रदेश समारोह के दिवस में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, माने उससे पहले उसका जो नाम है प्यारे से दोस्तों, मेरे प्यारे से भैया जितने वीडियो को देख रहे हैं, वो जो पुराना नाम था वह यूनाइटेड प्रोविंस था, माने संयुक्त प्रांत की मैं बात कर रहा हूं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो है प्यारे से भैया आपका जो है 24, मैं आपको बता दूं कि मई 2017 में इस बात की घोषणा करी गई थी वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और 2018 से इस दिवस को मनाया जाना प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखेंगे, जरूरी जानकारी, माने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सीखना है, लिखना है, और एग्जाम सेंटर तक जाना है, और ज्वाइनिंग लेटर को लेके आना है। यस, वेरी गुड।
तो मिस्टर राहुल, मैं बढ़ता हूं अगले बात पे। मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मन से बताना है, मन से बताना है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। और आपको बताना है कोशिका का अध्ययन किसमें करते हैं? साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी करते हैं। बहुत बढ़िया, साइटोलॉजी, CYTOLOG भाई, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, फादर ऑफ साइटोलॉजी के रूप में जो है रॉबर्ट हुक को माना जाता है। और रॉबर्ट हुक की किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया, MICROGRAPHIA, अर्थात दोस्तों माइक्रोग्राफिया की बात कर रहे हैं। इन्होंने माने रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज करी थी, ठीक है ना। अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? तो जीवित कोशिका जो थी वो माइकोप्लाज्मा गैल्सीपेक्टिकम नामक जीवाणु कोशिका थी और इसकी खोज करी थी एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की, इसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, और इसे प्यारे से दोस्तों कहते हैं PPLO माने प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं। मन से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करेंगे। और मिस्टर राहुल अगले सवाल का उत्तर एकदम से धमक देंगे और बताएंगे कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में? हेमेटोलॉजी। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया राहुल, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। माने बात कर रहे हैं ब्लड की, तो ब्लड का अध्ययन दोस्तों करते हैं हेमेटोलॉजी में। और जब हेमेटोलॉजी की बात करते हैं तो रक्त का जो pH मान है वह 7.4 होता है, माने 7.4 होता है। और जब 7.4 होता है प्यारे से भैया, तो आप देखिएगा इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आपसे एग्जाम में दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया है। रक्त क्या है? वो तरल संयोजी ऊतक के रूप में काम करते हैं। मैं राहुल अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मन से आपको बताना है। आपको प्यारे से भैया राहुल अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल निराश नहीं करेंगे आप। और अगर गलत हो जाए तो उसका भी टेंशन नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उत्कर्ष विजन सीखने का प्लेटफॉर्म है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले राहुल एक बात बताओ, आपने उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज को क्या फॉलो किया है? सर बिल्कुल, मैंने फेसबुक पेज उत्कर्ष विजन गोविंद सर को लाइक कर रखा है और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कर रखा है। सर मैं ज्यादा से ज्यादा अपने जो मेरे फ्रेंड सर्कल में बताता हूँ कि सीखने का GS का जो एक प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, सीखने को बहुत अच्छा मिलता है यहाँ से। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिले। और मैं ये कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उन्नति की ओर पहुंचे। बहुत बढ़िया राहुल भाई। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने उत्कर्ष विजन नाम का फेसबुक पेज बनाया हुआ है जो सीधे तौर पे सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है। अभी तक आपने इसको जो है फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इसे अवश्य फॉलो करिएगा, ठीक है। बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। मिस्टर राहुल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मन से बताना है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। प्यारे से राहुल बेटा, निराश किया है आपने। मेरे वेरी गुड का मतलब कुछ और ही होता है। आप प्रश्न का उत्तर गलत कर चुके हैं, ठीक है ना। आप प्रश्न का उत्तर गलत कर चुके हैं। वैसे मैंने आपसे पूछा था उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो भैया उत्तर भारत का मैनचेस्टर पता है किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं, ठीक है ना। मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? प्यारे से भैया अहमदाबाद को कहते हैं। निराश मत होना, जिंदगी में कभी निराश मत होना। जब तक मैं साथ हूं ना, निराश कभी नहीं होना। गलती हो जाने दो, देयर इज नो टेंशन, ठीक है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पता है कोयम्बटूर को कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 प्रश्न तैयार है आपके लिए। और बात कर रहे हैं मैनचेस्टर की, तो ब्रिटेन में स्थित है मैनचेस्टर नामक नगर, और वहां पर सूती वस्त्र उद्योग माने कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तरक्की में है, माने विकास हुआ है। इस वजह से ये उपाधियां हम लोगों ने ले रखी हैं। बहुत अच्छा सवाल। मेरा सवाल राहुल आपसे यह है, मन से बताना है, वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं सर। कितने हैं? 8 सर, 8। पहले तुमने गलत बताया, फिर उसके बाद सही किया। पढ़ाई पे सही तो आपने खुद ही किया है। तो बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। प्यारे दोस्तों जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, भैया जी पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेश 7 हुआ करते थे, इसके बाद 2 जुड़ गए, माने 31 अक्टूबर 2019 को प्यारे से भैया 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। माने जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन हो गया, और जब इसका विभाजन हो गया तो माने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। और यहीं पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी जो है 26 जनवरी 2020 जो निकल के गई है, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, है ना। केंद्र सरकार के आदेशानुसार
दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को जो है दमन द्वीप दादरा नगर हवेली का विलय कर दिया गया। तो प्यारे से दोस्तों एक हो गए, माने 7 + 2 = 9 - 1 = 8। आप समझ चुके होंगे। बहुत सुंदर राहुल, तुमने अच्छा आंसर दिया है। मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताइएगा कि ODF का पूरा नाम क्या है? ODF का पूरा नाम क्या है? जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं भैया। ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, माने खुले में शौच मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। माने गंदगी न फैलाई जाए, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF राज्य की स्थापना करी गई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बहुत सुंदर। मेरा अगला सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील सर। बहुत बढ़िया आंसर दिया राहुल। चिल्का झील उड़ीसा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये दोस्तों जो वीडियो को देख रहे हैं प्यारे दोस्तों समझ लीजिए, बात चिल्का झील उड़ीसा की कर रहे हैं। तो चिल्का झील जो उड़ीसा है वह कहाँ पर? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में है। माने बात कर रहे हैं उत्कल तट की, ठीक है ना। और ये वही दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा की अगर हम बात करें, आपको ध्यान रखना है यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है ना। और पारीकुड नाम का महत्वपूर्ण द्वीप है, और भी कई सारे द्वीप है। और ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं आपके चिल्का झील उड़ीसा की। और ध्यान रखना मिस्टर राहुल, बड़ी जरूरी बात, ये झींगा मछली उत्पादन के लिए जानी जाती है। माने इस झील में झींगा मछली का उत्पादन होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आना तय है, इसलिए तय मान के चलें, लापरवाही नहीं दिखानी है। बहुत सुंदर। आपको बताना है अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आपको बताना है अधिकतम उम्र वह कितनी है जब राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है जिसमें राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते? कोई उम्मीदवार 65 के बाद नहीं लड़ सकते। ओ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटा राहुल, प्रश्न का उत्तर गलत हो चुका है और आप जो है एक पॉइंट खो चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के बनने के लिए अधिकतम कोई भी उम्र सीमा का वर्णन नहीं है। 65 वाली बात भारत के राष्ट्रपति पे लागू नहीं है। परेशान नहीं होंगे, अच्छे से सीखना है, मन से सीखना है। और जब आपने ये बात कह दी है कि अभी आप पुलिस प्रशासन में हैं और आपको और बेहतर ऊपर पद पे जाना है, तो जो है आपको धीमे धीमे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है ना। आधारभूत जो भी किताब आपको मिले, चाहे वो ल्यूसेंट हो, वैसे मैं बोलता हूँ ल्यूसेंट सब्जेक्टिव, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव, दोनों ही किताब आप ले लीजिए, घर पे सेल्फ स्टडी करिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मैं लाइव रात को 9 बजे आता हूँ, आप उसको जो है सेशन को ज्वाइन करिए। आपका कॉन्फिडेंस धीमे धीमे एक ऐसे लेवल पे आके खड़ा हो जाएगा कि निश्चित रूप से आपको अंदर से फीलिंग्स आने लगेगी कि मैं अब प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा हूँ। बात समझ पा रहे हैं? और मैं अगला सवाल और अंतिम सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। मन से जुड़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। तो चिंता बाद में कर लेंगे, पहले हम स्टडी कर लें, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। तो बच्चों, मिस्टर राहुल आपको आंसर देना है कि पुरुषों में दाढ़ी मूछ का कारण कौन से हार्मोन को माना जाता है? पुरुषों में दाढ़ी मूछ का कारण किस हार्मोन को माना जाता है? बताइए। सर याद नहीं आ रहा मुझे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं पढ़ा तो है, आपको भूल रहे ना। हाँ पढ़ा है, पर चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगे। मैं आपकी जो जिंदा दिली है ना, प्रश्न उत्तर देने की जो जिंदा दिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देयर इज नो टेंशन, कोई बात नहीं, बहुत पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं भैया, टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वह पुरुषों में दाढ़ी मूछ के कारण के लिए जिम्मेदार है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। पहला सेशन मैंने आपको शेयर किया था, ये दूसरा सेशन लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बेटा राहुल, आप अगर हमारी ऑडियंस को, हमारे दोस्तों को, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारी जो बेटियां हैं, आपको अगर मैसेज देना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें, आप दे सकते हैं। सर मैं सबको पहले तो बताऊंगा कि आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी दूर से भी आपसे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके जस्ट पास में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा कि मैंने आपसे बात की। मुझे आपका जुड़ने के लिए कांटेक्ट नंबर नहीं था, तो मैंने बड़ी मुश्किलों से आपका नंबर लिया, तब आज कहीं जाके आपसे जुड़ पाया हूँ। यूट्यूब पर तो लाइव चल रहा था, लेकिन आप अब एकदम आमने सामने बात कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पास बैठे हैं। और मैं सभी अपने साथियों से जितनी भी हमारी दीदियाँ पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं, मैं सबको बताऊंगा कि मन से पढ़ें, अच्छा सीखें, तो जरूर सिलेक्शन होगा।
और वैकेंसियाँ तो आ ही रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करें तो बेटर जानकारी मिलेगी। तो मैं सबको ये सलाह दूंगा कि उत्कर्ष गोविंद सर को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा, मतलब जो ज़्यादा सुनेगा, वो सिलेक्शन 101% होना है। जय भारत, जय भारत।